हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं वरुण जोशी आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, और ये टॉपिक जो है ये मेंशन्ड है हमारा किसके लिए, जो आपका अभी इंटर कॉलेज लेक्चरर होने वाला है स्टेट का, उसमें इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें जो ग्रामर वाला जो पोर्शन है, जो कि जिसमें टोटल मेरे हिसाब से 150 क्वेश्चन आने वाले ग्रामर के, उसमें एक टॉपिक ये भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज कंडीशनल्स। नाउ यू कैन सी दैट एज द नेम सजेस्ट। तो इसमें क्या है कि हम लोग किसके बारे में क्या बात करने वाले हैं, आज कुछ कंडीशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। और कैसी कंडीशन, जो कि कोई इफेक्ट या रिजल्ट दे। ठीक है, जिसका कोई इफेक्ट हो या कोई रिजल्ट। तो आज हम इस पे प्रकाश डालेंगे। ठीक है, इवन दो जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट वाली क्लास है वहां पे कंडीशनल पे बेस्ड कुछ चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस, मतलब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना, कि कंडीशंस में किस तरीके से कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और हम कैसे पहचान सकते हैं क्या क्या कंडीशंस होती हैं। क्लियर है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया। तो आज क्या करेंगे, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे थोड़ा विस्तार से, और हम ये भी देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स वी हैव इन इंग्लिश। टाइप्स भी देखेंगे क्योंकि टाइप का आइडेंटिफिकेशन भी आ सकता है ना। ठीक है ना, आपको ये भी पता, ये मतलब हमें पता होना चाहिए कि अगर ये कंडीशनल है तो ये किस तरीके की कंडीशन है। फर्स्ट है, जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ठीक है ना, ओपन कंडीशन में बोलते हैं, मिक्स कंडीशनल है, इंप्लाइड कंडीशनल है, किस तरीके की कंडीशन है ये हमें देखना है। क्लियर है, चलो। तो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड स्टार्ट अवर टॉपिक नाउ, है ना। चलो देखो, तो कंडीशंस की अगर बात करें सबसे पहले, ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, क्या पता किस स्लाइड की जरूरत पड़ जाए। कंडीशंस की बात करें तो सबसे पहले एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड्स होंगे जिनसे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ ये कंडीशन शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इफ हो गया, ठीक है, ओनली इफ हो गया, चलो ओनली इफ तो इसे में कैटेगराइज कर लिया। जैसे इफ हो गया, व्हेन हो गया, ठीक है, कहीं पे क्या देखने को मिले, प्रोवाइडेड दैट देखने को मिले। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट बताया था, प्रोवाइडिंग दैट बताया था, ऑन कंडीशन दैट बताया था, है ना। ये सब कंडीशन शो कर रहे हैं। अनलेस है, तो इस तरीके से क्या है कि इन वर्ड्स के इस्तेमाल से हमें पता लग जाता है कि ये वर्ड अदरवाइज हो गया। ठीक है, अदरवाइज क्या करता है, एक रिजल्ट दे देगा तुम्हें, चीज कर लो, पॉजिटिव चीज कर लो, नहीं तो नेगेटिव रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है, ये कंडीशन की ओर हमें, मतलब कंडीशन की ओर इशारा करती हैं ये, है ना, कि किसी ना किसी प्रकार की कोई कंडीशन होगी। क्लियर है। अब जैसे इफ हो गया, ओनली इफ हो गया, व्हेन। ओनली इफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें क्या करना है, थोड़ा एम्फेसाइज करना है बस। ओनली इफ यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, यू विल पास ओनली इफ यू वर्क हार्ड। तो यू विल पास, सॉरी, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड एक कैजुअल स्टेटमेंट है। ठीक है, बट व्हेन यू से कि यू विल पास ओनली इफ यू वर्क हार्ड, इसका मतलब क्या है कि भगवान भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, पास होना है तो सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब हम क्या कर रहे हैं, इफ पे जब एम्फेसाइज करना हो कंडीशन पे तो हम ओनली लगा देते हैं। ठीक है, ज्यादा बाकी कोई खास डिफरेंस है नहीं। और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने सुना होगा अभी, वो दोनों केसेस में सेम रहा। कोई ऐसी चीज जो मैं बोल रहा हूं बट आई हैव नॉट रिटन इट, यू जस्ट कैन सिंपली नोट इट डाउन। ठीक है ना, सुनते ही आप लिख सकते हो उसको। क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो, अब यहां से क्या है कि अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन इज गोइंग टू बी देयर इन दिस सेशन, है ना। जो हमने पढ़ा था फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में जो मैंने पढ़ाया था कंडीशंस, और मैंने आपको सब्जेक्टिव मूड इमेजिनेशन वाले जो केसेस पढ़ाए थे, उन सब का सॉर्ट ऑफ रिवीजन इज गोइंग टू टेक प्लेस नाउ, वो गोइंग टू हैपन नाउ। तो रिवीजन भी होगा और आपको पता भी चलेगा कि जो सेंटेंस हम उस समय पढ़ रहे थे, है ना, कि सर आपने कहा था इफ के साथ विल नहीं लगाना, और जो फॉलोइंग कंडीशन होगी उसके साथ विल लगाना है, जो फॉलोइंग चीज होगी, जो फॉलोइंग क्लॉज होगा उसके साथ विल लग जाएगा, या जहां पे कंडीशन शो हो रही है वहां विल नहीं लगेगा, और जो रिजल्टेंट क्लॉज होगा, जो रिजल्ट बता रहा होगा किसी प्रकार का, है ना, वहां पे विल लगेगा। तो इसको हम कौन सी कंडीशन में कैटेगराइज करेंगे, है ना, मैंने बताई थी ना अभी दो तीन, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मिक्स एंड इंप्लाइड। थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इस पे। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट जीरो कंडीशनल। जीरो से शुरू करते हैं बिल्कुल एकदम, है ना। और क्या कहते हैं, जीरो से शुरू करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। टॉप पे पहुंचने के लिए क्या है, जीरो से शुरू करना क्या है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो बात करते हैं जीरो कंडीशनल की।
जीरो कंडीशनल क्या होते हैं, बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा एंड यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट वेरी इजिली। जब भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन यू विल गेट इन द एग्जाम। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, जीरो कंडीशन आप बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ठीक है ना, फिर मिक्स है, फिर इंप्लाइड है, ये क्या सेंस इंप्लाई कर रहे हैं मैं बताता हूं, देखो। ठीक है, जीरो कंडीशनल का मतलब होता है जब आप किसी हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हो, या आप किसी फैक्चुअल चीज की बात, या आप फैक्चुअल चीज की या फैक्ट्स के बारे में आप बात कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं जीरो कंडीशनल। जो कि क्या है, एक जनरल ट्रूथ, एक जनरल ट्रूथ रिवील करे, एक जनरल फैक्ट रिवील करे, हैबिचुअल एक्शन के बारे में जो बात करे, जीरो कंडीशन, कोई कंडीशन ही नहीं है इसमें। तुम कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, मैं बताता हूं। बहुत आसानी से समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। लो, मैंने लिखा इफ यू विल हीट आइस इट विल मेल्ट, कि अगर क्या है, थोड़ा सा आप, थोड़ा सा बढ़ा हुआ तापमान अगर आप किसी बर्फ को दोगे, ठीक है ना, आइस को दोगे, तो वो क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब तुमने कहा कि सर हमने आप लोगों से, आपसे फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा था, ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं देख पा रहा हूं, अच्छा बोर्ड किस कोने में जा रहा है, चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा इधर करेंगे, ठीक है, फिलहाल आई थिंक पूरा दिख रहा है, चलो इसको थोड़ा सा और इधर से आऊंगा मैं, आप यहां से फॉलो करेंगे। देखो, इफ यू विल हीट आइस इट विल मेल्ट। अब तुम लोगों ने कहा कि सर हमको पता है, आपने कहा था दो विल एक साथ नहीं आते, और विल कौन सा हटता है, जो कंडीशन शो करता है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुमने कहा सर यहां से विल हटा दो, मैंने कहा ठीक है, तुमने विल हटाया, अब तुमने कहा कि सेंटेंस हमारा ठीक हो गया सर, कैसे, इफ यू हीट आइस इट विल मेल्ट, कि सर अगर आप आइस को हीट करोगे तो मेल्ट हो जाएगी। पर यहीं पे ट्विस्ट है, देखो एक बात होती है इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, है ना, अगर तुम मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे, बट स्टिल क्या है, हो सकता है कि चलो आदमी ने मेहनत करी, ठीक है, एडवर्स सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी इसको एक नॉर्मल तरीके से देखो, पर हो सकता है कि बंदे ने मेहनत करी, हो सकता है अनफॉर्चुनेटली एग्जाम में एग्जीक्यूट नहीं कर पाया तो फेल हो गया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, कि 1% क्या हुआ, थोड़ा सा लक जो था साथ नहीं दिया और बंदा फेल हो गया। बट देखो ये एक जनरल चीज है कि हाँ आइस है, उसको हीट करोगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, इट इज गोइंग टू मेल्ट। क्लियर है, तो कोई ऐसी चीज जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करती हो या रेफर करती हो, उसको हम किस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। इसका मतलब यहां से विल हटाओ और लिखो मेल्ट्स, तो इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, इसे बोलते हैं जीरो कंडीशन, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, हीट आइस इट मेल्ट्स। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा, ये इतना तामझाम लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, यू जस्ट राइट हीट आइस एंड इट मेल्ट्स, हीट आइस कॉमा इट मेल्ट्स, लो हीट आइस इट मेल्ट्स, नहीं लगा रहा मैं इफ वगैरह कुछ भी। क्लियर है, मैं कुछ नहीं लगा रहा, मैं बस सीधा कह रहा हूं हीट आइस कॉमा इट मेल्ट्स, हीट आइस एंड इट मेल्ट्स, इसे बोलते हैं जीरो कंडीशन। जो कि क्या, अब वो पूछेगा तुमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, या इफ जीरो कंडीशनल, तो समझ जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, राम शाम मेहनत करेंगे डेफिनेटली पास होंगे, बट लक फैक्टर ना काम कर पाया तो। बट कुछ ऐसी चीज है जो लक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, जो यूनिवर्सली क्या है, नेचुरल है, होना ही है, वो होना ही है। आप ऐसा करोगे तो इफ एंड बट उसमें कुछ नहीं होने का, वो होना ही है। क्लियर है, तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, इसी में देखो, चलो यहीं पे ऐड करते हैं, इसी कैटेगरी का है, देखो लो, ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा, व्हेन आई वेक अप लेट आई मिस माई बस। अप और लेट में थोड़ा डिफरेंस, चलो मैं लिख देता हूं उसे क्लियर। ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि गलती की गुंजाइश जो है नाम मात्र रहती है। लो, व्हेन आई वेक अप लेट आई मिस माई बस। ठीक है, तुम्हारे यार दोस्त आए, तुम्हारे रिलेटिव्स आए, उन्होंने कहा भाई एक दिन की बात है, तू एक काम कर, आज थोड़ा लेट जग जा हमारे साथ। आपने उनको सिंपल भाषा में समझाया, व्हेन आई वेक अप लेट आई मिस माई बस। क्लियर है,
तो ये जीरो कंडीशन हो गई। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपने उनको अवगत करा दिया कि भैया जब भी मैं लेट उठता हूं आई ऑलवेज मिस माई बस। थोड़ा सा भी अगर मैं लेट हो जाऊं सोने में तो मेरी बस छूट जाती है। तो ये जीरो कंडीशन हो गया। इसका मतलब दोनों के दोनों जो वाक्य हैं किसमें देखने को मिलेंगे? प्रेजेंट टेंस में। क्लियर है? वेन के साथ तो विल हम वैसे ही नहीं लगाते हैं। क्लियर है? बताया था ना सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ विल का प्रयोग नहीं करते, और वो कंडीशन भी मैंने कंडीशनल क्लॉज में भी बताया था कि विल नहीं लगाते। ठीक है? अगर डायरेक्टली इस सेशन पे जंप कर रहे हो और नहीं समझ में आ रहा है बेसिक्स से, तो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट वाली जो वीडियो है जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? तो व्हेन आई वेक अप लेट आई मिस माई बस, हीट आइस इट मेल्ट्स। क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है ना? एक होता ना कि इफ यू ब्रिंग टू मैग्नेट्स टुगेदर देयर अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, होता है ना कि दो मैग्नेट्स को, ठीक है साइंस में हो सकता है कुछ गलत हो पर मैं एक नॉर्मल जनरली एक चीज बता रहा कि अपोजिट एंड्स जो होते हैं उनके अट्रैक्ट कर जाते हैं मैग्नेट्स के। क्लियर है? तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पता है कि अपोजिट जो पोल होंगे, जो अपोजिट एंड होगा वो अट्रैक्ट कर जाएगा अगर आप क्या करोगे, दो मैग्नेट को एक दूसरे का अपोजिट रखोगे। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो व्हेन आई वेक अप लेट आई मिस बाय बस। ठीक है, हीट आइज इट मेल्ट्स, इफ यू हीट आइज इट मेल्ट्स। इफ लगाने की यहां पे जरूरत नहीं होती, इसे बोलते हैं जीरो कंडीशनल। और दोनों के दोनों जो हमारे देखो हैबिचुअल एक्शन हो सकता है, इसमें हैबिचुअल एक्शन है, फैक्ट्स है, और दोनों के दोनों जो क्लॉज दिखेंगे किसमें दिखेंगे? प्रेजेंट टेंस में। इसको बोलते हैं जीरो कंडीशनल, जहां पे कोई कंडीशन नहीं। जीरो कंडीशनल ना देयर इज नो कंडीशन, बस एक सिंपल सा फिनोमिनन है, एक सिंपल सा प्रोसीजर हो सकता है, या एक सिंपल एक्ट विच रिजल्ट्स इनटू डिफरेंट एक्ट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी? फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, किसकी बात करते हैं आप? फर्स्ट कंडीशनल की बात करते हैं थोड़ा सा। चलो फर्स्ट कंडीशनल, अब देखो फर्स्ट कंडीशनल इज वेरी सिंपल। देखो इसको ना एकदम से चीजों को मिक्स करने की कोशिश मत करना। अगर एबीसीडी से शुरू करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि कभी भी सेंटेंस या वर्ड फॉर्मेशन से पहले हम सबसे पहले एबीसीडी सीखते हैं, है ना? डिस्टॉर्टेड फॉर्म बोलो जिसे ना, किसी वर्ड की डिस्टॉर्टेड फॉर्म क्या है? एबीसीडी। मतलब सीक्वेंस में नहीं है ना, है ना? एबीसीडी अपने आप में इंग्लिश अल्फाबेट की सीक्वेंस है, पर किसी वर्ड की सीक्वेंस एबीसीडी नहीं हो सकती ऐसी पैराग्राफ फॉर्मेशन की। पर है क्या, जो स्टार्टिंग जो इनिशियल पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो तो एबीसीडी सीखना ही है। तो इसमें क्या है कि मतलब डायरेक्टली जंप मत करना कि सर ने क्या बताया था, बस इसको ऐसे समझो। जीरो मतलब जहां पे किसी प्रकार की कंडीशन नहीं, हम बोलते हैं उसे कंडीशनल, बट देयर इज नो कंडीशनल इन्वॉल्व इन इट। देयर इज जनरली अ फिजिकल फिनोमेनन या एक फैक्ट इज इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, ये चीज समझनी है। अब बात आती है फर्स्ट कंडीशन की। अब तुमने कहा फर्स्ट कंडीशन, जीरो कंडीशन मतलब नो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन मतलब अब कहीं ना कहीं कंडीशन देखने को मिल सकती है। और प्रकाश डालते हैं। ये लो भाई, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होती है ये, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम पढ़ते हैं, और जो स्कूल टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो विल सर एक साथ नहीं आते। ऐसा नहीं है कि दो विल एक साथ नहीं आते, दो विल तब एक साथ नहीं आते जब एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में आए और कंडीशन शो करे। अदरवाइज अगर कहीं पे इफ टू विल appear together in a sentence, generally it doesn't mean that those sentences are going to be incorrect. Ram will come and I will go, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राम आएगा और मैं जाऊंगा। भाई कैसे? क्योंकि भाई मुझे बस 6 बजे तक रुकने की मोहलत मिली है, और तू कह रहा है कि राम 6 बजे तक आएगा, तो राम जब तक आएगा मुझे घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 6 बजे तक की मोहलत है रुकने की। तो राम विल कम एंड आई विल गो। समझ में आया? तो एंड से हमने क्या कर रखा है, दो कोऑर्डिनेट क्लॉज को कनेक्ट कर रखा है, जो आपस में ना इंटर रिलेटेड है, ना ये आपस में किसी प्रकार की कंडीशन शो कर रहे। सिंपल सी चीज। ठीक है, दिस इज फर्स्ट कंडीशनल जो आपको पढ़ाया, जो किसी प्रकार का रिजल्ट दे रहा है। अगर आप मेहनत करेंगे यू विल पास द एग्जाम। हटाओ विल। क्लियर है? समझ में आया? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। ठीक है, इफ ही विल हेल्प मी
I will pay him. If he will help me, I will pay him. फिर से वही बात है, रिजल्ट। अगर वो मेरी मदद करेगा, हाँ, तो क्या क्या रिजल्ट निकल के आएगा इसका? इसका क्या क्या इफेक्ट होगा इसका? इसका इफेक्ट ये होगा कि उसको पैसे मिलेंगे। क्या रिजल्ट आएगा अगर वो तेरी हेल्प करेगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि उसकी जेब में थोड़ा सा पैसा आएगा। क्लियर है? तो क्या करना है, इसको करो हेल्प्स और आई विल पे हिम। ठीक है, इफ ही हेल्प्स मी आई विल पे हिम, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अच्छा, अगला देखो, इसी में एक एग्जांपल और देखो। प्रोवाइडेड दैट यू स्टडी, प्रोवाइडेड दैट यू स्टडी, यू विल पास द एग्जाम। दिख रहा है? चलो, दिख रहा है भाई। प्रोवाइडेड दैट यू स्टडी यू विल पास द एग्जाम। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट भी कंडीशन दिखाता है। और इसमें देखो, प्रोवाइडेड दैट कि अगर तुम मेहनत करते हो, प्रोवाइडेड दैट यू स्टडी यू विल पास द एग्जाम। मैंने आपको एक चीज बोली थी, इफ हो गया, व्हेन हो गया, इनके साथ आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, इफ यू डोंट हेल्प मी आई वोंट पे यू, आई विल नॉट पे यू। ठीक है ना? व्हेन यू डोंट वर्क हार्ड यू वोंट पास, यू विल नॉट पास। क्लियर है? जब तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो पाओगे। क्लियर है? बट प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट और ऑन कंडीशन दैट में सेंटेंस नीड्स टू बी इन एफर्मेटिव। ठीक है, ये सेंटेंस शुड बी एफर्मेटिव। ठीक है, नीड्स टू बी इन एफर्मेशन या नीड्स टू बी एफर्मेटिव। ठीक है, चलो, क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो प्रोवाइडेड दैट यू स्टडी यू विल पास द एग्जाम। और क्या करना है फर्स्ट कंडीशनल में? ये सारी गलतियां नहीं करनी है। प्रोवाइडेड दैट यू विल स्टडी गलत हो जाएगा। अगर मैं यहां लिख दूं प्रोवाइडेड दैट यू विल स्टडी, गलत हो जाएगा। इनके साथ फर्स्ट कंडीशनल में विल नहीं लगाना है, जो इफेक्ट होगा, जो रिजल्ट होगा, उसके साथ विल लगाना है। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशनल। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको निपटाएंगे आज। और अगली जो क्लास होगी इस पे, इन दैट क्लास विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंडीशनल्स, जिसमें आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप का मैं कुछ करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट कंडीशनल समझ में आया? इफ वगैरह का प्रयोग होगा, इफ जहां पे भी लगेगा कंडीशन में, योर वर्ब इन दैट क्लॉज शुड बी इन प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? दूसरी चीज, सेकंड वाला क्लॉज फ्यूचर टेंस का होगा। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है, जहां पे हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, भविष्य में आने वाली संभावनाओं की बात हम करते हैं, होने वाली। ठीक है, चलो, अब तुमने कहा सर फर्स्ट हो गई, अब बताओ सेकंड कंडीशनल क्या है? ठीक है, अब आप तुम बोलोगे सेकंड कंडीशनल क्या होती है? सेकंड कंडीशनल बहुत सिंपल है। क्लियर है? फर्स्ट वाली ने पॉसिबिलिटी के बारे में बात करी, क्लियर है, और रियलिटी के बारे में बात करी, कोई ऐसी चीज जो कि रियल हो सकती है, जो कि फैक्चुअल हो सकती है भविष्य में, है ना? अब सेकंड कंडीशनल में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, हाइपोथेटिकल या अनरियल सिचुएशंस। ठीक है, हाइपोथेटिकल या अनरियल सिचुएशंस, जहां पे डाउट है और चीजें संभव नहीं है। क्या ये पढ़ा रखा है सर आपने? बिल्कुल। इमेजिनेशन वाले केसेस में जो सबसे सब्जेक्टिव मूड वाला जो टॉपिक था, उसमें सबसे पहला जो एग्जांपल था जो मैंने शुरू करा था, वो इसी पे बेस्ड था। ठीक है, हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशन तुम बोलोगे। अब तुम बोलोगे हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशंस, सर ये तो दो प्रकार की हो सकती हैं, या एक प्रकार की हो सकती है। मैं कहूंगा कैसे, कि कैसे हो सकती है अनरियल सिचुएशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन? सर जैसे कि अगर मैं उस समय मेहनत कर लेता तो मैं पास हो जाता, ये सर हाइपोथेटिकल सिचुएशन और ये अनरियल है। मैं कहूंगा अनरियल क्यों है? क्योंकि सर ये चीज हो चुकी, ना मैंने उस समय मेहनत करी, ना मैं सक्सेसफुल हो पाया। मैं कहूंगा हाँ ये तो है, पर ये बीते हुए समय को लेकर एक, इसको क्या बोल सकते हो आप, एक रिमोर्स बोल सकते हो, एक रिग्रेट बोल सकते हो आप ना, कि उस समय मेहनत की। जैसे मैं अपनी बात कर रहा, चलो अपनी बात क्या कह रहा मैं, कि बीएससी ले ले, कि बीएससी करनी चाहिए, बीएससी करनी चाहिए, बीएससी करनी चाहिए। बीए कौन करता है? बीए तो लड़कियां करती हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और अब एमए डाल रखा है ना। तो जहां पे इंटरेस्ट हो, लिटरेचर का पहले से शौक था, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, तो आज बैठ के सोच रहे हैं कि काश 2008 में बीएससी ना करी होती
तो ना तो 43% आती बीएससी में, और बीए में थोड़ा कमांड अच्छा होता, या लिटरेचर, ये लिटरली सब्जेक्ट जो है, लिटरेचर पे बेस्ड जो इंग्लिश वगैरह है उसमें थोड़ा कमांड अच्छा होता। ये अनरियल सिचुएशन है, क्योंकि अब हम इसको बदल नहीं सकते। तो ये तो होगी पास्ट की। पर क्या आने वाले समय को लेकर कुछ हाइपोथेटिकल या अनरियल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसका मैंने तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल दिया था, देखो दोनों तरीके से समझना, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन भी देखना और फिर सेकंड कंडीशन भी देखना। ये मैं रिपीट कर रहा हूं एग्जांपल, इफ आई एम द किंग आई विल कीप एवरीवन हैप्पी, ठीक है। इफ आई वर द किंग आई वुड कीप एवरीवन हैप्पी। अब मेरी बात समझो, सबसे पहले इसके ट्रांसलेशन में फोकस नहीं करते, ठीक है, इसके ट्रांसलेशन में बात नहीं करते। एक सिंपल सी चीज सोचो, दिमाग लगाओ अपना, कि यहां पे अगर इज एम आर है तो विल लग रहा, सीधी सी बात है, इज एम आर है तो क्या लग रहा, विल लग रहा है ना। आई है तो एम लगाया, ही शी होते तो इस लगाते, वी दे होते तो आर लगा देते, या इफ राम एंड श्याम आता तो फिर वो करते, क्या करते, वर लगा देते, है ना यहाँ पे, या वो, हाँ ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लग जाता, इफ राम एंड श्याम आर, क्लियर है। तो इस, ये तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि अब यहां देखो, यहां वर लगाया और यहां लगा दिया वुड, क्लियर है। अब सबसे पहले तुम्हारा डाउट, इफ के साथ वर या इफ के साथ तो आई लगा, आई के साथ तो वॉज लगता है, वर क्यों लगा दिया, मैं बता देता हूं क्यों। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कैसे पता चल रहा है, इफ काश आई विश आई वर अ किंग, आई विश आई वर द किंग, क्लियर है। या इफ लग गया समझ जाओ आई के साथ वर लगाना है, हाइपोथेटिकल या अनरियल सिचुएशन या इमेजिनरी कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया पहली चीज। दूसरा क्या, वर लगा दिया तो विल तो आएगा नहीं, वुड आएगा। विल का पास्ट फॉर्म वुड नहीं होता, बट जब किसी सेंटेंस में पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए हो तो हम वुड का प्रयोग कर लेते हैं। बट ये कहना गलत होगा कि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, ठीक है, ये चीज दिमाग में बैठा लेना। ऐसी कैन का कुड नहीं होता, शैल का शुड नहीं होता। शुड क्योंकि प्रेजेंट टेंस में भी लगता है, ठीक है, यू शुड वर्क हार्ड, तो मैं कैसे कह दूं कि शैल का पास्ट फॉर्म शुड है, क्लियर है। चलो वो मॉडल्स की बात अलग है, मॉडल्स भी पढ़ा रखा है मैंने, देखो इफ आई वर द किंग आई वुड कीप एवरीवन हैप्पी। अब बात आती है, ये फर्स्ट कंडीशन है, क्यों, क्योंकि रियल सिचुएशन की बात कर रहा। समझो कोई तुमसे पूछ रहा है, तुम किसी से पूछ रहे हो भाई क्यों बनाया तुम्हें राजा, और मैं मतलब समझ रहा हूं, मैं अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूं, तो जनता जनार्दन जो है मेरे अगल बगल बैठी है और वो कह रहे हैं हाँ ठीक है भैया तुम बताओ तुम्हारे मैनिफेस्टो में हमारे लिए क्या है, कि अगर तुम्हारा जो मैनिफेस्टो है, जो तुमने, जिसकी तुम घोषणा करने वाले हो कि हाँ ठीक है तुम्हें राजा बनाते हैं तो ऐसा कर दोगे, क्या है उसमें। मैं कह रहा हूं कि अगर आप मुझे राजा बनाओगे मैं सब लोगों को खुश रखूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकमिंग अ किंग, ठीक है ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकमिंग अ किंग, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, मैं देख रहा हूं अपने, क्लियर है। अच्छा अब देखो ये चीज आपको समझनी है। अब इसमें क्या है, इफ आई वर द किंग आई वुड कीप एवरीवन हैप्पी, जैसे मान लो किसी ऐसी को राजा चुन ले और मेरे जैसा कोई आदमी है बहुत नॉर्मल सा ऑर्डिनरी सा, और बताओ क्या कह रहा है, यार काश मैं बन जाऊं राजा, यार मैं सबको खुश कर दूं, मैं कहीं फ्रेम में ही नहीं हूं, मैं मतलब राजा के चुनाव, मतलब राजा का जो इलेक्शन है मान लो, ठीक है, कि राजा का उत्तराधिकारी नहीं रहा तो उसने कहा कि ठीक है भैया जो भी सक्सेसर होगा मेरा इलेक्शन के थ्रू हम करेंगे, देखेंगे कौन योग्य है ना। और मैं क्या, मैं कहीं फ्रेम में नहीं हूं, कहीं स्टोरी में ना बैठ के बस, कि मेरे थॉट्स थोड़े से सही हैं कि हाँ यार जनता को बीच में मैं रहा हूं तो मुझे पता है कि जनता को क्या चाहिए, काश मैं बन जाऊं, तो मैं तो ग्राउंड लेवल पे लोगों को देखे काश मैं बन जाऊं तो मैं ऐसा कर दूं, इमेजिनरी कंडीशन है। अब मैंने क्या बोला, काश ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर दूं, समझ में आ रहा। तो यही क्या होता है, फ्यूचर की अनरियल या हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। तो इफ आई वर द किंग आई वुड कीप एवरीवन हैप्पी, क्लियर है। अगला देखो, इसी में एक चीज और देखो, इफ आई वर्क हार्ड आई विल पास द एग्जाम, ठीक है। इफ आई वर्क हार्ड आई वुड पास द एग्जाम। अच्छा इससे पहले एक काम करते हैं, रुको प्रीवियस वाले पे चलते हैं, प्रीवियस वाले पे बता देता हूं, ये क्या है, फर्स्ट कंडीशनल,
ये क्या है, सेकंड। हाइपोथेटिकल सिचुएशन की जब बात करेंगे तो सेकंड है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो फिर से दो चीजें लिखी, इफ आई वर्क हार्ड आई विल पास द एग्जाम, इफ आई वर्क हार्ड आई वुड पास द एग्जाम, ठीक है, दो चीजें लिख दी। अब सुनो, ये है रियलिस्टिक कंडीशन कि हाँ भैया अगर मैं मेहनत करूंगा, मुझे पता, अगर मैं मेहनत करता हूं मुझे पता है मैं कोई सा भी एग्जाम निकाल दूंगा। जैसे हर पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हमारा जो लड़का है, हमारी लड़की है, हमारा बेटा है, बेटी है, बहुत तेज है, अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, और तुम्हें पता है वो चीज और तुम उसमें एश्योरेंस दे रहे हो सामने वाले को भी और खुद से भी आप, ठीक है, आप क्या कह रहे हो, फर्म बिलीफ के साथ उसे कह रहे हो मुझे पता है अपना लेवल, अगर मैं मेहनत करता हूं ना मैं पक्का पास हो जाऊंगा भाई, आई नो दैट। क्लियर है? चल ये तो होगी पॉसिबिलिटी, तो इसको हम बोलेंगे क्या, फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है। अब यहां देखो, तुमने कहा इफ आई, तुम बोलोगे सर ये वर्कड क्यों कर रहे हो आप, क्यों लगा रहे हो पास्ट टेंस, देखो ना इफ लगा हुआ, इफ यदि मतलब हो नहीं रहा है साहब, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब तुम बोलोगे सर आप यदि, यहां पे यदि से कह रहे हो रहा है, यहां पे क्यों नहीं, क्योंकि वर्ड लगा देना इफ की वजह से। और आगे देखो सेंटेंस क्या कर रखा, वुड, तो वुड से समझ जाओ कि वुड है तो वर्कड है, मायने क्या है इसके, यदि मैंने मेहनत कर ली तो मैं पास हो जाऊंगा, इसका मतलब कर नहीं रहा मैं, यदि मैं मेहनत करता हूं तो मैं पास हो जाऊंगा, मतलब शायद भविष्य में मूड है। अरे भाई तुझे पता नहीं अपने भाई का, अगर मैंने मेहनत कर ली ना मैं तो ऐसी हो जाऊं पास, बोलते हो नहीं बोलते हो ये चीजें, बोलता है ना कोई, अरे अभी मेहनत कर लूं ना ऐसा कर दूं मैं, अभी मुझे बॉर्डर पे भेज दो ना मैं ऐसा कर दूं, अभी मैं बॉर्डर पे चला जाऊं ना मैं ऐसा कर दूं, अनरियल सिचुएशन है, पता है कॉमन आदमी है, ठीक है ना, कि मतलब क्या है, खाली ये देख लिया कि हाँ इंडिया का वॉर हो रहा है किसी कंट्री के साथ, ठीक है, फिर अपना क्या करा, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में या थोड़ा सा क्या करा, उस ऑर्डिनरी आदमी ने थोड़ा सा अपना बूस्टर लिया, और बूस्टर लेने के बाद उसका दिमाग इतना बूस्ट हो गया वो कहने लग गया अरे मुझे भेज दो बॉर्डर पे, मैं चला जाऊं ना तो ऐसा कर दूं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, प्रेजेंट कंडीशन की बात कर रहा है, प्रेजेंट कंडीशन में जब हाइपोथेटिकल सिचुएशन की हम बात करते हैं तो सेंटेंस गोज इन पास्ट टेंस। क्लियर है? ये चीज मैंने पहले से पढ़ा रखी है, आप बार बार जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं उसको सुन सकते हो और उसको नोट कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझो वर्क है तो विल है, वर्कड है तो वुड है, खत्म बात। और वर्कड और वुड दोनों तरफ पास्ट टेंस का अगर कॉम्बिनेशन चल रहा, समझ जाना आने वाले समय को लेकर किसी हाइपोथेटिकल या अनरियल सिचुएशन के बारे में हमने बात करी है। क्लियर है? तो ये होता है हमारा क्या, सेकंड कंडीशनल। क्लियर है? तो वर अवस्था वाला केस भी बताया, इफ आई वर द सीएम आई वुड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ये मैंने सब पढ़ा रखा उसमें, ठीक है। एक और देख लो सेकंड कंडीशनल का ही, ठीक है, ये सेकंड है, इफ आई वर द सीएम आई वुड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। देखो देयर इज अ पॉसिबिलिटी की सेंटेंस, ओ सॉरी वीडियो की जो लेंथ है थोड़ी सी ज्यादा चली जाएगी, पर मुझे लगता है कि चली भी जाएगी तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दो टॉपिक एक पॉइंट पे पढ़ाना, दो टॉपिक वो बहुत मिक्सअप हो जाएगा, इससे बढ़िया यही है कि एक ही वीडियो में इसको समाप्त करके हम चलें, ठीक है। तो इफ आई वर द सीएम आई वुड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा यहां पे क्या है कि वुड की जगह कुड भी लगा सकते हो, है ना, कि इफ आई वर्कड हार्ड आई कुड पास द एग्जाम, ठीक है, मेरे अंदर मतलब कैपेबिलिटी थी कि मैं कर सकता था पास, तो वुड और कुड मतलब, ठीक है, आप रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इफ आई वर्कड हार्ड आई शुड पास द एग्जाम, नहीं, आई शुड पास द एग्जाम क्या है, आई शुड पास द एग्जाम कहीं ना कहीं मतलब भविष्य की उसको भी दिखा रहा है, ठीक है ना, मैंने बताया ना शुड का प्रेजेंट में भी कर लेते हो, तो वुड और कुड का प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफ आई वर द सीएम आई कुड रेज द, मैं कर सकता था, शायद मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी थी रेज करने की, मैं कर देता, वुड वुड कर सकता था, कैपेबिलिटी थी मेरे अंदर, तो कुड कुड, ठीक है। चलो आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है, कोई मुश्किल मेरे को लगता नहीं है इसमें, कोई बहुत मुश्किल चीज है अभी तक इसमें कहीं अवस्था बनेगी, अवस्था क्या है, अवस्था मैंने बताई दी आपको इसमें, ठीक है ना, कुछ नया मिलेगा, कुछ करेंगे, क्वेश्चंस जब बनाऊंगा तो उसमें कुछ नई चीजें निकल के आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं पे ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाएगी, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। चल अब देखो बात करते हैं थर्ड कंडीशनल की, अब मेरी बात समझो, बात कैसे समझनी है, थर्ड कंडीशनल देखो क्या है, बात कैसे समझनी है, देखो हुआ क्या। अच्छा एक चीज और थी, फर्स्ट कंडीशनल को ओपन कंडीशनल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल को क्या बोलते हैं, ओपन कंडीशनल। ओपन मतलब सबके लिए सीन, ओपन मतलब समझो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, कंडीशन ओपन है मेरे भाई, तो मेहनत कर ले तो पास हो जाएगा,
इफ यू हेल्प मी आई विल पे यू, तू अगर मेरी हेल्प करेगा आई विल पे यू। कंडीशन ओपन है, ओपन कंडीशनल भी बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल को, ठीक है। तो कहीं पर अगर मैंने फर्स्ट कंडीशनल बोला और पेपर में आ जाए कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिनोट्स या डिपिक्ट्स या शोज या इज फर्स्ट कंडीशनल, तो समझ जाना ओपन कंडीशनल, तो समझ जाना वो फर्स्ट कंडीशनल ही ओपन कंडीशनल है, ठीक है। चलो अब बात आती है थर्ड कंडीशनल की। अब ऐसे सोचो, जीरो कंडीशन में क्या था, एक जनरल फैक्ट था कि हाँ ये करोगे तो पक्का निहित है, ये होना ही है, ऐसा होना ही है, इसको तुम टाल नहीं सकते, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा, ठीक है। तो वो हो गया जीरो कंडीशनल, जो जैसे कुछ फैक्ट्स वगैरह को बताए। फिर फर्स्ट कंडीशन में क्या हो, ओपन कंडीशन आई, तू ऐसा कर ले ऐसा हो जाएगा, तू ऐसा मत कर ऐसा नहीं होगा। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, डायरेक्ट है। कंडीशन इज ओपन, तू मत कर मेहनत, तू नहीं होगा पास, तू मत कर मेरी हेल्प, आई विल नॉट पे यू। क्लियर है, ठीक है। इफ यू डोंट से सॉरी आई विल नॉट फॉरगिव यू, इफ यू से सॉरी आई विल फॉरगिव यू। कंडीशन ओपन है बिल्कुल एकदम, क्लियर है। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, आने वाले समय को लेकर वी टॉक्ड अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, अनरियल सिचुएशंस, इमेजिनरी सिचुएशंस, उनके बारे में हम लोगों ने बात करी, क्लियर है। जहां पे मैंने बताया वर लग जाएगा कंडीशन के अवस्था के केस में, इफ आई वर द सीएम, इफ आई वर, ठीक है, आई वुड, ठीक है। और जहां पे क्या होगा, जब एक्शन की बात करेंगे, सम अनरियल एक्शंस, हाइपोथेटिकल एक्शंस, तो विल फोकस ऑन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, किसके साथ, इफ के साथ, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज गोइंग टू बी, ठीक है, प्रेसिडेड बाय इफ, ठीक है ना। सॉरी मतलब जो इफ के बाद हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का, ठीक है। और जो बाद वाला जो क्लॉज होगा, रिजल्टेंट क्लॉज जिसे हम बोलेंगे, उसमें हम वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेकंड यहां पे उसके साइमल्टेनियस, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साइमल्टेनियस क्या चलेगा, वुड चलेगा, जो मैंने लिख दिया था ऊपर। चलो अब हमने देख लिया। अब तुमने कहा थर्ड कंडीशनल, अब एक चीज समझ में आ रही सर, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बीएससी और बीए वाली बात करी थी, कहीं वो थर्ड कंडीशनल तो नहीं है? बिल्कुल थर्ड कंडीशन वही है। थर्ड कंडीशन आपका क्या दिखाएगा, क्रिटिसिज्म, और क्या दिखा सकता है, रिग्रेट, रिमोर्स, और क्या दिखा सकता है, दिखाएगा फेल्ड एक्शन। ये लो थर्ड कंडीशनल क्या दिखाएगा, क्रिटिसिज्म दिखाएगा, मैं दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। रिग्रेट दिखाएगा, रिमोर्स दिखाएगा, फेल्ड एक्शन दिखाएगा। थर्ड कंडीशनल को हम बोलते हैं, आज आप पास्ट के बारे में सोच के पश्चाताप कर रहे हो, विलाप कर रहे हो या क्रिटिसाइज कर रहे हो खुद को, इसे बोलते हैं थर्ड कंडीशन, ठीक है। लास्ट में मैं क्या करूंगा, 3 एग्जाम्पल तुम्हें दूंगा बढ़िया से, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन क्या है, क्लियर है। बहुत मतलब रियलिस्टिक अप्रोच से है, रटना वटना कुछ नहीं है। बाकी स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हो, स्ट्रक्चर डिफरेंस पे, स्ट्रक्चर जो वो है डिफरेंसेस, उसके आधार पर अगर सेंटेंस को कंपेयर करोगे अपने आप समझ जाओगे। चलो आओ इस पे। थर्ड कंडीशनल में हमें देखने को मिलता है क्रिटिसिज्म, रिग्रेट और रिमोर्स, ठीक है। देखो थोड़ा रिग्रेट करते हैं, लो देखो ये रिग्रेट, if I hadn't followed his advice I would have succeeded now, I would have succeeded, ये है, ठीक है। ये क्या है, रिग्रेट है, रिमोर्स है, काश मैंने उसका जो सुझाव था ना माना होता तो आज मैं सक्सेसफुल होता। क्लियर है, क्लियर है। इसको पॉजिटिव भी रख सकते हो, कैसे, इफ आई हैड फॉलोड हिज एडवाइस आई वुड हैव सक्सीडेड, अगर मैं उसका एडवाइस फॉलो कर लेता तो क्या होता, मैं पास हो जाता, ये भी है। तो रिग्रेट दोनों तरीके से हो सकता है, फॉलो क्यों कर लिया यार, देख बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया, ये तो उसने बोला था अरे बीएससी बीएससी कर भाई, तेरा तो साइंस बैकग्राउंड रहा है, बीएससी कर, क्लियर है, ठीक है, कि बीएससी कर, बीए करके क्या करेगा, क्लियर है। और तो दोनों तरीके से हो सकता है, तो ये रिमोर्स और रिग्रेट हो गया, ठीक है। क्रिटिसिज्म कैसे कर सकते हो, देखो इफ वी hadn't followed this route we
वुड हैव रीच्ड अर्लियर। दोनों है, इसमें भी रिग्रेट भी है, क्रिटिसिज्म भी है। रूट का क्यों ले लिया भाई ये रूट फालतू में यार, बेकार का रास्ता है, शॉर्टकट के चक्कर में कच्चे रास्ते पे आ गए। लॉन्ग रूट पे गाड़ी चलती 60 किलोमीटर के हिसाब से पर आवर के हिसाब से, या 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, वही नतीजा होना है। इनफैक्ट जो लॉन्ग रूट फॉलो करके जा रहे हैं वो हमसे पहले पहुंच जाएंगे। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म है, ठीक है, रिग्रेट है, रिमोर्स है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल क्या है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन पास्ट से रिलेटेड है, जो मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड नाउ। प्रेजेंट में तब भी क्या है, देयर इज सम पॉसिबिलिटी, देयर इज सम होप, कुछ हो सकता है शायद भविष्य में, ठीक है। भले पर उसको हमने किस में रखा है, 50-50 वाली कंडीशन में रखा है, या 70-30 में रखा है, चलो मान लिया, बट देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि क्या पता वो चीज हो जाए। यहां कुछ नहीं है, यहां चीज खराब हो गई, ठीक है, यहां चीजें पास्ट में थर्ड कंडीशन में चीजें खराब ही हुई हैं, अब उन्हें चेंज नहीं कर सकते। बस ये कर सकते हैं कि भविष्य में उनको याद करके थोड़ा सा खुद को कोस सकते हैं, बस ये दोष दे सकते हैं। क्लियर है? इफ आई hadn't followed his advice, I would have succeeded. If we hadn't followed this route, we would have reached earlier. हम जल्दी पहुंच जाते हैं। थर्ड कंडीशनल है। तुम बोलोगे सर स्ट्रक्चर हमारी समझ में आ गया, मुझे पता है कि यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, स्ट्रक्चर समझना मुश्किल है ही नहीं। क्यों? देख रहे हो यहाँ क्या है, परफेक्ट फॉर्म, और यहाँ पे क्या है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस यही बताना था। तभी मैंने बोला था कि अकेला वुड क्या बता रहा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन, बट रिलेटेड टू प्रेजेंट। क्लियर है? ये भविष्य को लेकर, निकटतम जो भविष्य है या प्रेजेंट को लेकर बता रहे हैं। वेयरएज वुड हैव अ फेल्ड अटेम्प्ट। क्लियर है? फेल्ड अटेम्प्ट बोल लो या फेल्ड रिजल्ट बोल लो। फेल्ड रिजल्ट मतलब वो वाला रिजल्ट फेल नहीं, फेल्ड रिजल्ट मतलब व्हाटएवर थिंग यू हैड ट्राइड, यू हैड फेल्ड। ठीक है, जो भी तुमने करा था उसमें फेल होगा, बस जो भी चीज थी, जो भी अटेम्प्ट करा था हमने। क्लियर है? तो यहां पे क्या है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड दिस इज थर्ड कंडीशनल। क्लियर है? आई होप ये चीज भी समझ में आई होगी। क्लियर है? अब इसी में जगह बच रही है, चलो इसको अलग से लिख लेते हैं। इसी में एक चीज देख लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ आई वर द किंग आई वुड हैव हेल्प्ड एवरीवन। लो, इफ आई वर द किंग आई वुड हैव हेल्प्ड एवरीवन, ये चीज ध्यान में रखनी है। देखो कंफ्यूज मत होना कायदे से, ठीक है, कि सर यहां तो आपने लिख दिया वुड हैव, यहां पे वर लगा रहे हो, वहां पे आपने वर के साथ वुड लगाया था। देखो अवस्था के केस में कोई जरूरी नहीं है कि हम, जैसे अवस्था का केस है तो ऑब्वियसली बात है पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हैड बीन लगाना पड़ेगा। इफ आई हैड बीन द किंग, अब हैड बीन द किंग का हैड बीन हम कब लगाते हैं, हैड बीन हम तब लगाते हैं जब हम टाइम रेफरेंस दे कि हैड बीन द किंग सिंस पास्ट में 2012 से, या हैड बीन द किंग फॉर दीज मैनी डेज। नहीं, वो सिर्फ अवस्था की बात कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि अगर मैं 2 साल तक के लिए राजा रहता ना तब मैं खुश रखता सबको। अरे मैं राजा होता किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कितने भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मैं सबको खुश रखता, दैट्स इट, चाहे 1 दिन के लिए चाहे 2 दिन के लिए, ठीक है। तो अवस्था की बात है, इसलिए हैड बीन लगाना कंपलसरी नहीं है, ये समझाना चाह रहा बस मैं। क्लियर है? तो हैड बीन कहां लगता है, हैड बीन के लिए आप मेरा पास्ट परफेक्ट वाला वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। क्लियर है? राम हैड बीन इल फॉर 2 वीक्स बिफोर आई मेट हिम। लो बना दिया वाक्य, राम 2 हफ्तों से बीमार था जब मैं उससे मिला। राम हैड बीन इल फॉर 2 वीक्स बिफोर आई मेट हिम। आप ठीक है, लगाओ हैड बीन, क्योंकि फॉर 2 वीक्स लिखा तो हैड बीन लगाना पड़ेगा जी आप। पर यहां पे कंडीशन है, कंडीशन के लिए वुड हैव के साथ हैड बीन परफेक्ट फॉर्म लगाना। अब तुम कह रहे हो ये हैड बीन पे क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं मैं, ये मत सोचना कि यहां पे पास्ट परफेक्ट आप बोल रहे थे तो आपने नॉर्मल सिंपल पास्ट वाली कंडीशन क्यों लगाती है, आप इसको परफेक्ट फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहे हो अवस्था के, ये बताना चाह रहा हूं मैं। वो राजा इतने समय से होता तो खुश रखने की बात ही नहीं है, वो कह रहा बस राजा की पोजीशन में आना था। अगर तुम मुझे राजा बना देते या अगर मैं राजा होता उस टाइम पे तो मैं सबको खुश रखता, बस दैट्स इट। राजा बनने की कंडीशन है खुश रखने की, इतने लंबे टाइम तक, इतने टाइम तक होता, ये कंडीशन ही नहीं है कहीं। क्लियर है? तो वर दोनों केसेस में ठीक है, वुड आता तब भी ठीक है, तब वो बताएगा भविष्य की कहानी। और अगर लिखा इफ आई वर द किंग आई वुड हैव हेल्प्ड एवरीवन, इसका ट्रांसलेशन होगा अगर मैं राजा होता उस टाइम पे तो मैं सबको खुश या सबको खुश रखता या सबकी हेल्प करता। बस ये है, बाकी नहीं समझ में आ रहा ट्रांसलेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओ। अवस्था के केस में वर के साथ
आने वाला जो क्लॉज होगा उसमें वुड भी आ सकता है, वुड हैव भी आ सकता है। क्लियर है जी? चलो ठीक है, तो दिस इज थर्ड कंडीशनल। ठीक है, चलो तो आई होप इतनी चीज समझ में आई होगी। अब दो और रहते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी। अब आती है मिक्स कंडीशनल। ठीक है, अब तुम कहोगे चीजों को क्या करना है, थोड़ा कॉकटेल भी तो करना है, थोड़ा मिक्स भी तो करना है चीजों को। मिक्स समझो अब क्या हो सकता है। मिक्स कैसे, अभी तक एक्सक्लूसिवली क्या पढ़ा, जीरो में दोनों सिंपल प्रेजेंट। फर्स्ट कंडीशन में क्या पढ़ा, एक कंडीशन वाला पार्ट इन सिंपल प्रेजेंट, सेकंड वाला जो रिजल्टेंट जो वो होगा, जो क्लॉज होगा, उसको हमने किस में रखना है, फ्यूचर टेंस में रखना है। ये तो पढ़ लिया, ठीक है। चलो सेकंड वाले में क्या पढ़ा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में पढ़ा, भविष्य को लेकर, जहां पे वुड का प्रयोग करना है। ठीक है, जहां पे ये वाला क्लॉज भी किस में रहेगा और ये वाला क्लॉज भी किस में रहेगा, उसमें पास्ट टेंस में। फिर पढ़ा किसमें, फिर पढ़ा थर्ड कंडीशनल, जो पास्ट के फेल्ड एक्शन या अटेम्प्ट्स के बारे में बात करता है, फेल्ड रिजल्ट के बारे में बात करता है, जो कहता है कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। ठीक है, अवस्था के बारे में आई एम नॉट गोइंग टू टॉक, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा ही दिया। अब आती है मिक्स कंडीशन। ट्विस्ट यहीं पे, इफ ही हैड फॉलोड माई एडवाइस, नो ये है, इफ ही हैड फॉलोड माई एडवाइस ही वुड बी फाइन नाउ। ये होता है मिक्स, समझ गए। अब देखो, इफ ही हैड फॉलोड माई एडवाइस, मिक्स कंडीशनल है, कंडीशन यही बता रही है, कहते ना अगर उसने मेरा उस समय एडवाइस मान लिया होता ना तो अब तक तो ठीक हो जाता हो। तभी तो यहाँ पे ही विल बी फाइन क्यों नहीं लिखा मैंने, ही विल बी फाइन नाउ क्यों नहीं लिख रहा हूं विल, क्योंकि देखो यहाँ इफ ही हैड फॉलोड माई एडवाइस, वो बता रहा है कि उसने, मैंने उसको एडवाइस दिया था पहले पर उसने माना नहीं। समझ में आ रहा? तो मिक्स कंडीशनल का मतलब ये नहीं है कि एक पास्ट का उठा लिया और एक प्रेजेंट का उठा के चल दिए साथ साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इफ ही हैड फॉलोड माई एडवाइस ही विल बी फाइन नाउ, ही विल बी फाइन नाउ, तो यार एक अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज के तौर पे देखेंगे तो ही विल बी फाइन नाउ का मतलब तो क्या हुआ कि तुम कह रहे हो हाँ उसने इंजेक्शन लगा लिया अब ठीक हो जाएगा वो। भाई होता है ना कि जैसे डॉक्टर से कंसल्ट कर, आपने कहा बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा सर, अरे कोई दिक्कत नहीं है, यू विल बी फाइन नाउ। अब मैंने आपको इंजेक्शन दे दिया, आई हैव गिवन यू द मेडिसिन, ठीक है ना, आई हैव गिवन यू द इंजेक्शन, यू विल बी फाइन नाउ। इंडिपेंडेंट क्लॉज के तौर पे अगर विल कर दूंगा ना ऐसे कि सर आप तो मिक्स कह रहे हो, एक पास्ट का एक प्रेजेंट का क्यों नहीं करके दे दे रहे, फिर लॉजिकल हो जाएगा, लॉजिक ही नहीं बैठ रहा बिल्कुल। देखो इफ ही हैड फॉलोड माई एडवाइस ही विल बी फाइन नाउ, अरे भाई जी तुम इफ लगा दिया इसका मतलब उसने तुम्हारा एडवाइस ही नहीं फॉलो करा, तो ही विल बी फाइन नाउ कैसे हो जाएगा? विल भी तो तब बोलेंगे कि एडवाइस फॉलो करो और तब वो ठीक हो गया, तो ही वुड बी फाइन नाउ मतलब तो वो ठीक हो जाता। अब तुम बोलोगे सर वुड हैव क्यों नहीं लगा रहे आप, वुड हैव इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि क्या लिख रखा, नाउ, इसका मतलब आज की बात हो रही है। और वुड हैव के साथ अगर, वुड हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा तो वो क्या बताएगा, पास्ट, थर्ड कंडीशनल। वुड हैव के साथ बीन लगाऊंगा, ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल, पास्ट, तब बताऊंगा देखो कैसे। ठीक है, अभी कंपेयर करके दिखाऊंगा। नाउ लग गया इसलिए, अब तुम बोलोगे नाउ लग गया फिर वुड क्यों लगा रहे हो, क्योंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं, एडवाइस पहले दे दिया था, माना नहीं, मान लेता तो आज की डेट में ठीक होता, ठीक नहीं है इसलिए वुड है, एडवाइस बहुत पहले दे दिया था इसलिए इफ है। फिर क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि एडवाइस नहीं माना, कैसे पता, क्योंकि इफ लगा हुआ। होता क्या है कि जब लाइव सेशन में या ऑफलाइन क्लास में आप बैठे रहते हो ना, तो वहां पे बेसिकली होता क्या है, आप डायरेक्टली पूछते हो बच्चे से ये चीज, बता भाई, तो दिमाग खुलता है। ऑनलाइन सेशन में, रिकॉर्डेड सेशन में थोड़ा सा ये ड्रॉबैक रहता है कि चीजें आप छोड़ नहीं सकते, आप पूछ भी नहीं सकते, रिकॉर्ड में किससे पूछूं, है ना, क्लियर है। पर चलो कोई नहीं, रिकॉर्डेड सेशन का मैं करने वाला हूँ प्रावधान भी, सॉरी लाइव सेशंस का मैं प्रावधान करने वाला हूँ, जहां पे इस तरीके के डाउट्स अगर बच्चे के माइंड में आए तो बच्चा इजीली डायरेक्टली पूछ सके। ये सेशन मेरी बहुत इच्छा थी वैसे लाइव सेशन के थ्रू कंडक्ट करनी, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें है ना बताने के लिए, पर चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं तो बाद में सही। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। देखो ही वुड बी फाइन नाउ,
इफ ही हैड फॉलोड माय एडवाइस ही वुड बी फाइन नाउ। ठीक है, ठीक है। ये लो पढ़ो इसे। If he had worked hard, he would be successful today. If he had worked hard, he would be successful today. ठीक है, आप देखो वो क्या कह रहा है। होता है ना, कई लोग कहते हैं ऐसा, अगर यार मैंने उस जमाने में अपने टाइम पर अगर मैंने मेहनत कर ली होती ना तो आज मैं सक्सेसफुल होता। ये वो मिक्स कंडीशनल है जहां पे वो पास्ट की मेहनत को प्रेजेंट के हिसाब से रिलेट करके देख रहा है। इसको चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बिल्कुल मैं बता देता हूं कि 12-13 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है। अगर थोड़ा सा यूट्यूब पे थोड़ा सा अगर पहले से यार कंटिन्यूटी में शुरू कर लेते तो शायद आज थोड़ा सा सब्सक्राइबर की संख्या कुछ होती, अगर जो हमारे व्यूअर्स होने लेक्चर मेरा पसंद आता, ठीक है। तो वो इस चीज से आप रिलेट कर सकते हैं। बट आई एम नॉट, मतलब मैं किसी प्रकार का रिग्रेट नहीं दिखा रहा हूं, बस एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूं आप लोगों को ये चीज। देखो, इफ ही हैड वर्कड हार्ड वुड बी सक्सेसफुल टुडे। ठीक है, वुड हैव बीन क्यों नहीं लगा रहा हूं मैं, वुड हैव बीन तब जब आप पास्ट के बारे में बात करो। ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल। अगर वो उस समय मेहनत कर लेता तो वो सक्सेसफुल होता, उसी पर्टिकुलर टाइम की बात मैं कर रहा तब। पर यहां टुडे लग गया, तो अगर मैं अपने जवानी के दिनों में अपने टाइम पे मैं मेहनत कर लेता तो मैं आज सक्सेसफुल होता, आज मैं बहुत सक्सेसफुल होता। ये वुड वो बता रहा है। क्लियर है? तो ये चीज समझनी है आपको, और ये होता मिक्स कंडीशनल। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। देखो, तो ये हो गया आपका मिक्स कंडीशनल। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगी। किसी भी प्रकार की किसी एग्जांपल में डाउट होती है कभी भविष्य में, कभी भी वीडियो आप देखो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, कभी भी लाइव सेशन के थ्रू या रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू मैं आपकी वो डाउट ले लूंगा। ठीक है, चलो अब इसमें लास्ट हम बात करते हैं किसकी, इंप्लाइड कंडीशन की। ठीक है, इंप्लाइड कंडीशनल। मिक्स देख लिया, जीरो देखा, फर्स्ट सेकंड देखा, थर्ड देखा, मिक्स देखा, इंप्लाइड के बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, देखो तो जीरो देख लिया, फर्स्ट देख लिया, सेकंड थर्ड भी देख लिया, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं इंप्लाइड कंडीशन की। इंप्लाइड कंडीशन में क्या है, कंडीशन डायरेक्टली रिवील नहीं होती, कंडीशन इज हिडन इवन दो देयर इज कंडीशन, बट क्या है कि वहां पे कोई प्रॉपर वर्ड के थ्रू वो कंडीशन रिफ्लेक्ट नहीं होती कि इफ देखने को मिले या ये सब देखने को मिले। क्लियर है? ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। वहां पे क्या है कि किसी प्रकार की डायरेक्ट कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल देखो, स्टडी हार्ड otherwise you will fail। otherwise you will fail। लो, ये होती है इंप्लाइड कंडीशन। देखो, पढ़ ले भाई, नहीं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट क्या आ जाएगा। पढ़ ले, क्यों पढ़ना है, ताकि, ठीक है। तो ये इंप्लाइड कंडीशन, फेल होने की कंडीशन किस चीज पर निर्भर करिए, स्टडी हार्ड। स्टडी हार्ड में क्या कंडीशन है, नहीं ये तो नॉर्मल वो है इंस्ट्रक्शन, इंपेरेटिव सेंटेंस है जहां पे एक ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड बोल लो, ऑर्डर बोल लो, सजेशन बोल लो। स्टडी हार्ड भाई, और मेहनत कर ले, पास हो जाएगा। इफ वगैरह कहीं देखने को ना मिले, व्हेन कहीं देखने को ना मिले, अनलेस वगैरह कहीं देखने को ना मिले, समझ जाओ इंप्लाइड कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये चीज आपको समझनी है। तो वहां पे क्या होता है, हम लोग इंप्लाइड कंडीशन ये होती है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देखो इसका। ये लो भाई, एसएससी सीजल का एक टाइम के बहुत फेमस क्वेश्चन और बहुत फेवरेट क्वेश्चन। देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। ठीक है,
हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। अब ये पता है ये हैड ही वर्कड हार्ड क्या है? इफ ही हैड वर्कड if he had worked hard he would have passed। लो ये होता है। ये भाई साहब ये वाला जो सवाल है आपका सीजल, जब एसएससी सीजल की हम किसी जमाने में तैयारी कर रहे थे तो उसमें नो इम्प्रूवमेंट वाले सवाल में एक आया था, हैड द रूम बीन ब्राइटर, ठीक है, हैड द रूम बीन ब्राइटर आई वुड हैव स्टडीड वेल, या आई वुड हैव स्टडीड प्रॉपरली। तो हैड द रूम बीन ब्राइटर का मतलब वो ये कहना चाह रहे कि रूम में थोड़ा सा और ब्राइटनेस या थोड़ी और प्रॉपर लाइट होती तो मैं अच्छे से पढ़ लेता। और ये सेंटेंस आ रखा था तुम्हारा नो इम्प्रूवमेंट में। अब सुनो नो इम्प्रूवमेंट में सवाल क्या था, मैं बताता हूँ। सवाल था इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव स्टडीड प्रॉपरली, ये था इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर। और फिर क्या हुआ, फिर हुआ क्या, वो पूछते थे नो इम्प्रूवमेंट। तो नो इम्प्रूवमेंट में क्या होता है, आपको एरर मार्क नहीं करना होता। जो सेंटेंस मैंने बोला इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव स्टडीड प्रॉपरली, इसमें कोई गलती नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है इसमें कोई भी। इफ के साथ हैड बीन लगा रखा है, हैड बीन इसलिए लगाया क्योंकि ब्राइटनेस की बात हो रही है, ब्राइटनेस एडजेक्टिव है इसलिए हैड बीन के साथ लगेगा, क्योंकि अवस्था की बात कर रहे हैं। अगर एक्शन की बात करते तो इफ के साथ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते, और आगे वाले क्लॉज में क्या आता है, वुड हैव ही आता है एक्शन, आई वुड हैव स्टडीड प्रॉपरली, है ना। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। और नो इंप्रूवमेंट में जब आया ये सवाल तो इसका आंसर नो इंप्रूवमेंट नहीं था, इसका आंसर बताओ क्या था, हैड द रूम बीन ब्राइटर आई वुड हैव स्टडीड प्रॉपरली, या आई वुड हैव स्टडीड इजीली, ये था इसका आंसर। तो नो इम्प्रूवमेंट में आपको एक चीज समझनी है, अगर कोई भी एसएससी का एस्पिरेंट है, नो इम्प्रूवमेंट डजंट मीन कि यू हैव टू फाइंड एन एरर, ग्रामेटिकल एरर नहीं। इवन इफ देयर इज नो एरर you just have to find among the following options, या given options, that is there any other suitable way of writing this particular sentence even though it is not grammatically wrong। भले ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है पर क्या इसको एक बेटर वे, या तभी तो इंप्रूवमेंट है, इंप्रूव्ड वे है क्या लिखने का, इसको वो लिखना है। समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत एग्जांपल्स आते थे और पहले तो समझ में ही नहीं आया भाई, जब तक खुद स्टूडेंट थे तो आ रहे हैं गलत, क्या पता नहीं क्या हो रहा है, इसका आंसर चैलेंज कर रहा है किरण पटनी गलत। बाद में समझ में आया कि अगर नो इंप्रूवमेंट और स्पॉटिंग द एरर एक जैसा होता तो दोनों एक ही सेगमेंट में आता ना, एक ही पोर्शन एक ही सेक्शन में आता। अलग अलग क्यों आ रहा है, वो अलग अलग इसलिए आ रहा है कि स्पॉटिंग द एरर में यू जस्ट हैव टू मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन इफ देयर इज एनी, है ना, यू जस्ट हैव टू पॉइंट आउट द मिस्टेक। बट इन केस ऑफ नो इंप्रूवमेंट इवन इफ देयर इज नो मिस्टेक यू हैव टू फाइंड द बेटर ऑप्शन, आपको एक बेटर ऑप्शन देखना है उसमें। क्लियर है, चलो भाई आ जाओ इस पे वापस। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है, दोनों सही है। फर्क यह है कि ये क्या है, इंप्लाइड कंडीशनल, और ये क्या है, थर्ड कंडीशनल। बस आपने कुछ नहीं करा, आपने सेंटेंस को कहने का तरीका बदल लिया बस, और वहीं पर क्या हो गया, कंडीशनल जो वो है टाइप वो बदल गया। जब आपने इफ लगाया थर्ड कंडीशनल है। इंप्लाइड में क्या होता है, कंडीशन इज देयर बट इट इज हिडन, इसका सेल्फ असेस करना पड़ता है आपको, सेल्फ असेसमेंट इज रिक्वायर्ड कि हाँ भैया कंडीशन है, पता है। फेल हो जाओगे क्यों, कंडीशन क्या है, मेहनत कर लो, नहीं तो रिजल्ट ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही है, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इसका मतलब यही है, ये इसके बराबर ही है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, बस इफ नहीं है तो इसका मतलब इंप्लाइड कंडीशन है। ठीक है, चलो अब एक और देखो एग्जांपल इंप्लाइड का ही, एक दो एग्जांपल और है बस। I wanted to help you but I was busy। लो इंप्लाइड है, कंडीशन है, इंप्लाइड है। I wanted to help you, मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाया। I wanted to help you, देखो अब मैंने क्या बोला, सेल्फ असेसमेंट करना है ना। I wanted to help you, मैं तेरी हेल्प करना चाहता था। अब तुम किसे बोलो, मैं तेरी हेल्प करना चाहता था पर मैंने की, पर मैं नहीं कर पाया। मैं तेरी हेल्प करना चाहता था, कारण क्या है, आई वॉज बिजी। तो पता चलेंगे ना रीजन क्या था। ठीक है ना, तो इसका मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, इफ आई वर नॉट बिजी
आई वुड हेल्प यू, यही तो निकल के आया। जब इसको मैं तुम्हें बोलूंगा कि इसको चेंज करो किसी कंडीशनल में, सेकंड कंडीशन में चेंज कर दो, तुम ये बोलोगे ना, इफ आई वर नॉट बिजी आई वुड हेल्प यू, कि अगर मैं, ये सेकंड कंडीशन की बात कर रहा, इफ आई वर बिजी, इफ आई वर नॉट बिजी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ये हो गया तुम्हारा थर्ड कंडीशनल। पर फिलहाल क्या है, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू बट आई वॉज बिजी, तो इसका मतलब क्या हो कि वो हेल्प नहीं कर पाया, और कंडीशन क्या थी उसकी, वो बिजी था। समझ में आया, कंडीशन है छुपी हुई, तो इसलिए इंप्लाइड बोलते हैं इसे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड, इसका मतलब देखो इंप्लाइड कंडीशन ही है, बट फॉर योर हेल्प, ठीक है ना। तो बट यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर योर हेल्प मतलब तेरी हेल्प के अलावा, ठीक है। अब देखो चलो एक्सेप्ट भी हटाओ, एक्सेप्ट का सेंस वैसे काम करता है, ठीक है, बट जब प्रेपोजिशन के तौर पे काम करे तो एक्सेप्ट का सेंस आता है। पर सुनो, मैं इसको तुम्हें एलाबोरेटेड वे में लिख के दिखाता हूं, बट फॉर योर हेल्प, इसका मतलब ये होगा इफ यू hadn't helped me, ये इसका मतलब आई वुड हैव फेल्ड। मतलब बट यहाँ पे कॉन्ट्ररी उसके तौर पे काम कर रहा है या कॉन्ट्रडिक्शन में काम कर रहा है। बट फॉर योर हेल्प मतलब बिना तेरी मदद के आई वुड हैव फेल्ड, ये मतलब बिना तेरी मदद के मैं फेल हुआ था, बिना तेरी मदद के, यहाँ है बट का सेंस ये। क्लियर है, तो कॉन्ट्ररी में काम कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन में काम कर रहा है ये, बट फॉर योर हेल्प, तो विदाउट योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड। बट फॉर योर हेल्प का मतलब यही है, विदाउट योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड। और अगर इसको एलैबोरेटेड वे में लिखना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इफ यू हैडंट हेल्प मी आई वुड हैव फेल्ड। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। पर यहां पे ये क्या है, थर्ड कंडीशनल है, इंप्लाइड ही नहीं है। मैंने फिर बता रहा हूं, इफ व्हेन जहां दिख जाए समझ जाना, इफ व्हेन अनलेस कहीं दिख रहा है तो इंप्लाइड ही नहीं है, फिर वो समझ जाना। इंप्लाइड में क्या है, खुद असेस करना पड़ता है सिचुएशन को देख के। क्लियर है, तो इसको पहचानने का तरीका है बहुत सिंपल है, कि वहां पे तुम्हें जो तुम्हारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे वहां पे। क्लियर है, तो बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड, ये चीज आपको समझनी है इसमें। तो चलिए फिर आज के लिए मेरे को लगता है कि आज के सेशन के लिए काफी है इतना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा इसी पे बेस्ड, जहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन का गेम खेलेंगे हम लोग। क्लियर है, कि कौन सा जीरो है, फर्स्ट है, मिक्स है, इंप्लाइड है, क्या है, ठीक है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे। थोड़ा सा क्या है कि सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक्स के टाइम पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा जिससे मैं मतलब आई विल गिव यू 4 ऑप्शंस, ठीक है। एमसीक्यू टाइप का सेशन होगा वो, जिसमें आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको देखना है कि सेंटेंस कौन से कंडीशनल को रिफ्लेक्ट कर रहा है और वहां पे कौन सा सुटेबल जो ऑप्शन है वो आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की समस्या कहीं पे भी कुछ भी समझने में आपको होती है, फील फ्री टू आस्क, ठीक है, फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट। क्लियर है, आई होप आज का सेशन आपको थोड़ा सा प्रोडक्टिव लगेगा और समझ में भी आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पार्ट पे कोई चीज अगर लगती है गलत है या नहीं समझ में आई, तो ड्रॉप योर कमेंट। मिलते हैं जल्दी अपने नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।